स्वागत है आप सभी का ITI पावर यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फीटर ट्रेड थ्योरी जो कि नीमी क्वेश्चन का सीरीज चल रही थी, वो भी सेकेंड ईयर वालों के लिए, उसका हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं। अगर आप पीछे की पार्ट को नहीं देखे हैं, जैसे कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिया है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप उसको नहीं देखे हुए हैं तो नीचे कमेंट में, यानी कि कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जिससे आप लोग आसानी होगा उस पार्ट को भी देख लीजिएगा। आज हम लोग, अगर आप CBT एग्जाम में बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं तो इस जो सीरीज चल रहा है इसको आप जरूर कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस CBT एग्जाम में बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं तो ये नीमी क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से आप लोग का जो क्वेश्चन होता है यही क्वेश्चन बैंक से आता है। तो चलिए आज के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे केवल पढ़ाई के साथ साथ ही नहीं बल्कि और जॉब अपडेट की सूचना भी दिया जाता है। तो चलिए सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लास्ट में हम एक बोनस क्वेश्चन भी रखते हैं, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना होता है। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट का रिप्लाई एवं पिन जरूर करता हूं। तो प्लीज़ उस बोनस जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो 51 है वह कह रहा है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग गिव हेडेड की, यानी कि जिब हेडेड की का उपयोग करने का फायदा क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है टेपर्ड फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन जो भी है आसानी से निकाला जा सकता है। ऑप्शन सी यूनि डायरेक्शन टार्क प्रदान करता है। और ऑप्शन डी है हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए अच्छा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए आप अगर इसका शेप भी जानते हैं, यानी कि जिब हेडेड की का अगर शेप भी जानते हैं, तो उससे भी आप इसका सही आंसर दे दीजिएगा। क्योंकि जिब हेडेड की का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का शेप होता है, जो कि इसमें ऊपर हेड निकला रहता है और हेड की वजह से आप इसे आसानी से किसी भी औजार से ठोक पीट कर अंदर किया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसानी से निकाला जा सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर, यानी कि नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पिलर फाइल, रिफलर फाइल, सी बैरेट फाइल और डी वार्डिंग फाइल। तो नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैरेट फाइल का उपयोग जो होता है वह नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किया जाता है। और वही बात कर ले पिलर फाइल का उपयोग कहाँ पे करते हैं, और पिलर फाइल का उपयोग संकीर्ण कार्य के लिए पिलर फाइल का उपयोग किया जाता है, संकीर्ण कार्य के लिए। और वहीं रिफलर फाइल को अगर पूछ दिया तो रिफलर फाइल का उपयोग सिल्वर स्मिथ कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर स्मिथ कार्यों में। और वार्डिंग फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वार्डिंग फाइल का उपयोग ताले की मरम्मत के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका जो शेप होता है वह त्रिभुजाकार शेप का होता है कि कहीं भी यह संकीर्ण जगह पर जा सकता है और ताले की मरम्मत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर जो ये पूछा है नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए, तो नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा बैरेट फाइल। ये जो शेप है ये बैरेट फाइल का शेप है, जिससे हम नुकीले कोनों को फिनिश कर सकते हैं। जिस देख पा रहे होंगे कि यह बिल्कुल टेपर में होता है और साफ कॉर्नर पर आकर नुकीला हो जाता है, जिसके वजह से नुकीले कोनों को फिनिश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल, सिंबल दे दिया और पूछ रहा है कि इस फाइल का नाम क्या है। ऑप्शन है टिंकर फाइल, ऑप्शन बी क्रॉसिंग फाइल, ऑप्शन सी है स्विस पैटर्न फाइल, ऑप्शन डी ड्रेड नोट फाइल। तो ये जो फाइल है ये इस फाइल का नाम होता है वह टिंकर फाइल इधर राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें एक ही तरफ दांता कटा होता है और ये एक तरफ हाथा लगा रहता है, जिससे किसी हाथ से इसे चलाकर किसी भी मेटल को रिमूव कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है टिंकर फाइल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 व्हाट विच डिवाइस इज यूज्ड टू चेक द वर्क पीस टू कन्फर्म द शेप, यानी आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रोफाइल गेज, ऑप्शन बी स्नैप गेज, ऑप्शन सी कैलिपर गेज और ऑप्शन डी है प्रोग्रेसिव गेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रोफाइल गेज का उपयोग आकृति की पुष्टि करने हेतु तथा वर्कपीस को जांचने के लिए प्रोफाइल गेज का प्रयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिलर गेज, यानी कि फिलर गेज का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है ड्रिल किए गए छेद की गहराई को जांच करना। ऑप्शन बी है स्क्रू थ्रेड की पिच को जांच करना। ऑप्शन सी है वर्कपीस की त्रिज्या को जांच करना। और ऑप्शन जो डी है वह है मिलने वाले भागों की बीच की गैप को जांच करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है मिलने वाले भागों की जांच करना, क्योंकि आप देखते होंगे जो फिलर गेज होता है वह एक गेज में एक जो गेज होता है उसमें कई तरह की पत्तियाँ फिट होती है, जिससे किसी भी मिलने वाले दो शाफ्ट, जैसे हो गया दो शाफ्ट और उसमें कितनी गैप है बीच में, उसकी जांच करने के लिए हम लोग फिलर गेज का उपयोग करते हैं। और फिलर गेज का अन्य नाम अगर पूछ दे तो फिलर गेज का दूसरा नाम थिकनेस गेज या मोटाई गेज भी कहते हैं। इससे हम लोग किसी भी दो शाफ्ट के बीच के गैप या क्लियरेंस को चेक करते हैं। ये जो सिंबल है वो फिलर गेज का सिंबल है, जिसमें एक गेज में कई तरह की पत्तियां लगी रहती है और सभी पत्तियों का अलग अलग शेप होता है, यानी अलग अलग साइज का होता है। जो पत्ती जाकर किसी भी शाफ्ट दो मिलने वाले भागों की गैप में अगर फिट हो जाता है तो वहीं उसका क्लियरेंस यानी गैप का मान बन जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ड्रिल गेज, ऑप्शन बी है सेंटर गेज, ऑप्शन सी प्रोफाइल गेज और ऑप्शन डी स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड वायर गेज, क्योंकि इसके द्वारा किसी भी तार या वायर के डायामीटर को चेक करते हैं। आप इस आकृति को देख कर ही पता अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कोई तार या वायर जाएगा, और जो वायर किसी भी क्षेत्र में जाकर वह एकदम फिट हो जाए वही उसका डायामीटर, और इसमें जो मान होता है सभी पर मान इंगित रहता है, वही उसका डायामीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच गेज इज यूज्ड टू चेक द आउटसाइड डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर शाफ्ट, यानी कि बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्लग गेज, ऑप्शन बी है प्लेन रिंग गेज, ऑप्शन सी है टेपर रिंग गेज और ऑप्शन डी है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्लेन रिंग गेज का उपयोग करके हम किसी भी बाहरी व्यास को जांच कर सकते हैं। इसमें अगर प्लग गेज का बारे में पूछ दिया तो प्लग गेज वहाँ पे उपयोग किया जाता है कहीं भी किसी व्यास की आंतरिक व्यास को जांच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो प्लग गेज का। और वहीं अगर टेपर लगा दिया तो टेपर में बाहरी व्यास को चेक करने के लिए टेपर रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। और अगर पूरा साधारण पूछता है कि बाहरी व्यास को केवल जांच करने के लिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेन रिंग गेज का उपयोग हम लोग बाहरी व्यास की जाँच करने के लिए करते हैं। ये जो सिंबल है ये प्लेन रिंग गेज का सिंबल है। प्लेन रिंग गेज, इसमें अगर चूड़िया अगर काट दिया जाए वहीं चूड़िया कट जाए तो ये थ्रेड रिंग गेज कहलाएगा, और चूड़िया नहीं कटी हुई है तो सिंपल है प्लेन रिंग गेज है। किसी भी बाहरी व्यास के डायमीटर को इसके द्वारा चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर फॉर बुल्डिंग ऑफ साइज, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी शेप में मान लीजिए 8 mm का अगर स्लिप गेज से हमको शेप बनाना है, और जो स्लिप गेज हम होता है वो हम लोग जानते हैं कि कई शेपों में उपलब्ध होता है, यानी छोटे बड़े शेपों में उपलब्ध होता है। उसको हम लोग किस तरह करेंगे कि 8 mm पे पुग जाएगा। तो 8 mm उसको पहुंचाने के लिए सबसे पहले हम बड़े वाले स्लिप गेज का प्रयोग करें। मान लेते हैं इसका जो साइज है वो 5 mm का है, और उसके बाद हम लोग 3 mm का स्लिप गेज यूज कर लेते हैं, तो आपका जो साइज है वो पूरा हो जाता है 8 mm का। और यही जोड़ने का प्रोसेस पूछा है, इस जोड़ने के प्रोसेस का नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्रिंगिंग प्रोसेस के द्वारा इसको जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल इज यूज्ड मेक साइन बार, यानी कि साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कि इनवार स्टील, और ऑप्शन बी है हाई स्पीड स्टील, और ऑप्शन सी है उच्च कार्बन स्टील, और ऑप्शन डी स्थिर क्रोमियम स्टील यानी स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील। इसको जो साइन बार होता है आप कई बार देखे होंगे, पीछे की पार्ट में अगर आप उस पार्ट को देखे होंगे तो आप जान गए होंगे कि साइन बार आखिर होता कैसा है। ये राइट एंगल ट्रेंगल का शेप का होता है, यानी कि समकोण
त्रिभुज का शेप का होता है जिसमें 2 रोलर्स लगे रहते हैं और इन्हीं 2 रोलर्स के बीच की दूरी को इसका लंबाई भी कहा जाता है। और वहीं पूछा है इस साइन बार को बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील, यानी कि स्थिर क्रोमियम स्टील का उपयोग करके हम लोग साइन बार को बनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और उस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर, हाउ द लेंथ ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड, यानी कि साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है। जैसे कि मैंने पिछली जो क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बताया था कि साइन बार की लंबाई को कैसे निर्दिष्ट करते हैं, यानी कि जो साइन बार राइट एंगल ट्रायंगल का शेप का होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज का जो शेप होता है इसी शेप का ये बना होता है जिसमें 2 रोलर्स लगे रहते हैं और एक 2 रोलरों के बीच की दूरी, इसकी जो दूरी होता है यही इसका लंबाई कहलाता है, ये जो इसका कोण बनाता है। वही पूछा है साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन ए है रोलर के बाहरी बिंदु के बीच की दूरी, ऑप्शन बी है रोलर के आंतरिक बिंदु के बीच की दूरी, और ऑप्शन सी है रोलर के केंद्र के बीच की दूरी, और ऑप्शन जो डी है वह है साइन बार की किनारों के बीच की दूरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोलर्स के केंद्र के बीच की दूरी जो है वही साइन बार की लंबाई कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं यही साइन बार होता है और साइन बार में ये जो आप देख पा रहे होंगे यही 2 रोलर्स लगा रहता है जिस पर साइन बार फिट रहता है और यहाँ पे स्लिप गेज का उपयोग करके हम किसी भी निश्चित आकार तक पहुँच पाते हैं। और इसका जो लंबाई होता है वह 2 रोलरों के बीच की दूरी इसकी लंबाई कहलाती है, जो कि साइन बार का कोण कहलाता है, और ये इसका परपेंडिकुलर कहलाता है, ये आपका सरफेस प्लेट यानी बेस कहलाता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर सवाल आएगा तो आप इसको बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑन फ्रॉम हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल विल चेकिंग विथ साइन बार, यानी कि साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज ट्रायंगल का कोण बनाता है। जैसे कि हमने बताया कि आप जान ही गए होंगे कि जो साइन बार होता है वह इसमें कौन सा कोण बनाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सरफेस प्लेट, ऑप्शन बी है साइन बार की चौड़ाई, ऑप्शन सी है साइन बार की लंबाई, और ऑप्शन डी है स्लिप गेज की ऊंचाई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो इसका लंबाई होता है ये इसका कोण हो गया, ये इसका लंबाई हो गया यानी परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, ये इसका बेस हो गया। तो इसमें जो लंबाई होता है वह इसका कोण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइन बार की जो लंबाई होती है वही त्रिभुज का ट्रायंगल का कोण बनाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव कंपाउंड इन लैपिंग ऑपरेशन, यानी कि लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो आप लोग लैपिंग करते हैं, लैपिंग अगर होता क्या है ये आपसे पूछा जाए तो लैपिंग आपको अगर नहीं मालूम है, अगर पीछे की वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो आपको नहीं मालूम होगा, अगर देखे होंगे तो आपको ज़रूर मालूम होगा क्योंकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैं बता दूं कि लैपिंग जो नए बच्चे हैं उनके लिए कि जो लैपिंग की ऑपरेशन होता है, लैपिंग ऑपरेशन एक प्रकार का कटिंग औजार है जिसके सहायता से हम किसी भी जॉब की सरफेस को परिशुद्ध बना सकते हैं। वही पूछा है इसमें लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षण कंपाउंड का अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि आप लैपिंग कर रहे हैं अगर वहीं उसमें लैपिंग ऑपरेसिव ज़्यादा अगर कर दिए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अशुद्धि का विकास होगा। यानी अगर ज़्यादा आप अब्रेसिव डाल देते हैं तो कहीं पे अब्रेसिव ज़्यादा हो जाएगा और कहीं पे अब्रेसिव कम हो जाएगा, जिससे जो जॉब है उस पर परिशुद्धता पर प्रभाव पड़ेगा, इससे अशुद्धि का विकास होगा। राइट आंसर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज केजेड इफ द लैप इज हार्डर देन द वर्कपीस, यानी कि यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। वर्कपीस लैप को काट देगा, ऑप्शन बी है एक्यूरेसी प्राप्त नहीं की जा सकती है, ऑप्शन सी है लैप वर्कपीस को काट देगा, और ऑप्शन जो डी है वह है लैपिंग ऑपरेशन उच्च धब्बा बनेगा। इस क्वेश्चन को करने में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है
आप ये समझ रहे होंगे कि यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो वहीं लैप अगर कठोर है तो वर्कपीस को काट देगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है। अगर वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो लैप को वर्कपीस नहीं, लैप को वर्कपीस को नहीं बल्कि वर्कपीस ही लैप को काट देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैप वर्कपीस को काट देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन जो ए है वर्कपीस लैप को काट देगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ए स्मॉल डायमीटर लैप, यानी कि किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने के लिए किया जाता है। या ऑप्शन देख लेते हैं, कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है कांसा या जस्ता, ऑप्शन जो डी है वह है तांबा या पीतल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तांबा या पीतल का उपयोग करके हम छोटे व्यास के लैप को बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम पूछ दिया है, यानी डायग्राम दे दिया है। और यह क्या है, यह सतह यानी कि सरफेस की एक्यूरेसी को जांच करता है कि सरफेस पर कितनी परिशुद्धता है या कितनी परिशुद्धता नहीं है। तो इसका जो सिंबल जो देख पा रहे होंगे ये एक मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है। इसमें हम लोग अगर इस मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर को किसी भी सरफेस पर इसकी सरफेस को जांच करते हैं तो ये जो आप पॉइंटर देख पा रहे होंगे यही बताता है कि कहाँ पे ज़्यादा परिशुद्ध है और कहाँ पे जो परिशुद्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाई मैनुअल स्ट्रोकिंग परफेक्टेड फॉर लार्ज क्वांटिटीज इन होनिंग ऑपरेशन, यानी कि यहाँ ऑनरिंग नहीं होगा, यहाँ पे होनिंग होगा। होनिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है। ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए है आपका कि लागत कम करने के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग पसंद की जाती है, ऑप्शन बी है समय को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है कम टॉलरेंस रखने के लिए, ऑप्शन डी है रख रखाव लागत को कम कर देती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम टॉलरेंस रखने के लिए हम लोग होनिंग ऑपरेशन में मैनुअल स्ट्रोकिंग प्रदान की जाती है। और वहीं पूछे होनिंग ऑपरेशन क्या है, होनिंग ऑपरेशन भी लैपिंग ऑपरेशन की जैसा ही है, लेकिन लैपिंग ऑपरेशन की तुलना में होनिंग ऑपरेशन कम एक्यूरेसी प्रदान करता है। यह जो होनिंग ऑपरेशन है इसमें टूल्स का प्रयोग किया जाता है, यानी मशीन का उपयोग किया जाता है। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है यानी वर्टिकल फॉर्म में होता है, और यह रेसिप्रोकेट भी करता है यानी नाचता है, और जिससे हम लोग कम टॉलरेंस रखने के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग पसंद किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हार्डनिंग, यानी हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपका संरचना को परिष्कृत करने के लिए, ऑप्शन बी है टफनेस को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी काटने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो हार्डनिंग प्रक्रिया है वह किसी भी मेटल पर इसलिए करते हैं कि वह काटने की क्षमता बढ़ सके, क्योंकि वह किसी अन्य मेटल को काट सके, इसलिए हम लोग हार्डनिंग की ऑपरेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब, यानी कि ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किसी जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी में सुधार होगा। यह मशीनेबिलिटी का अर्थ है कि ये अगर ऊष्मा उपचार कर देते हैं तो कोई भी आप पर मशीनीकरण जो कर रहे हैं वो आसानी से हो जाएगा, मशीनिंग विधि आसानी से हो जाएगा। और डक्टिलिटी का मतलब है किसी भी अगर मेटल है उसे बढ़ाया जा सकता है, तार के रूप में बढ़ाया जा सकता है, यही डक्टिलिटी का गुण कहलाता है। तो ये जो गुण है वह केवल एनलिंग प्रक्रिया से आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और वहीं हार्डनिंग पहले देखे हैं कि काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए किया जाता है, और ऑप्शन जो सी है वह टेम्परिंग टफनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और नॉर्मलाइजिंग वहीं ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने तथा स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेम हार्डनिंग इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी कि हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग करने का नुकसान क्या है। अगर आप हीट ट्रीटमेंट यानी ऊष्मा उपचार कर रहे हैं और उसमें आप लोग फ्लेम हार्डनिंग का उपयोग कर रहे हैं तो उससे आपका नुकसान क्या होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अधिक विकृति होगी,
ऑप्शन बी है हार्डनिंग में ज़्यादा समय लगेगा, ऑप्शन सी है हार्डनिंग की कम गहराई होगी, और ऑप्शन जो डी है वो छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो हीट ट्रीटमेंट में फ्लेम हार्डनिंग है वह छोटे वर्क पीस को हार्ड नहीं कर सकती है, यानी कि इसमें फ्लेम हार्डनिंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस मेटल की परतों को रोल या लेयर खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है। यहाँ पे आप कोटिंग शब्द का जो प्रयोग हुआ है, कोटिंग आखिर होता है क्या है। जो कोटिंग आप देख रहे हैं, कोटिंग अगर किसी धातु है यानी मेटल है उस पर अन्य किसी और धातु का अगर परत चढ़ाते हैं, मेटल का परत चढ़ाते हैं, वही आपका कोटिंग हो गया। वही पूछा है अगर आप रोलर्स का उपयोग करके इसमें कोटिंग कर रहे हैं तो वह क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लैडिंग विधि के द्वारा रोलर्स का उपयोग करके किसी भी मेटल पर अन्य मेटल की परतें चढ़ाई जाती है। और स्प्रेइंग में स्प्रे वगैरह का उपयोग किया जाता है, और इनेमिल में पेंट जो किया जाता है, पेंट करके इसमें धातु की कोटिंग की जाती है, यानी कि उसमें परत चढ़ाती है। और मोल्टन बाथ विधि में अगर मोल्टन बाथ विधि द्वारा अगर आपको मेटल पर परत चढ़ानी है तो उस मेटल के घोल बनाकर इसमें आप लोग डुबो दिया जाता है और वह आसानी से उस पर परत चढ़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लैडिंग का उपयोग करके रोलर के द्वारा किसी भी परत चढ़ाई जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दो रोलर एक नीचे और एक ऊपर लगा हुआ है, और इसी में आपका जो सरफेस प्लेट है इसमें किसी अन्य मेटल की परत ऊपर डालकर दोनों रोलरों को चलाया जा रहा है और दाबा जा रहा है, जिससे आसानी से उस मेटल पर अन्य मेटल की परतें चढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है यदि हब या पुली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगर किसी भी शाफ्ट या पुली पर अगर कुछ दूरी तक आपको स्लाइड कराना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका फीदर की, ऑप्शन बी है फ्लेट सैडल की, ऑप्शन सी है सर्कुलर टेपर की, ऑप्शन डी है होलो सैडल की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फीदर की का उपयोग करके हम किसी भी शाफ्ट पर स्लाइड करना संभव होता है। जो फीदर की होता है उसका शेप कुछ इस तरह का होता है, इसके द्वारा हम पुली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड कर सकते हैं। ये जो है फीदर की का सिंबल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लगाकर हम कुछ दूरी तक स्लाइड कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, यानी इस फाइल का नाम क्या है। सिंबल दे दिया है और पूछा है कि इस फाइल का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका पिलर फाइल, ऑप्शन बी है वार्डिंग फाइल, ऑप्शन सी है ड्रेडनोट फाइल, ऑप्शन डी है स्विस पैटर्न फाइल। तो इस फाइल का नाम है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्डिंग फाइल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसी के द्वारा हम लोग ताले की मरम्मत कर सकते हैं। और पिलर फाइल हमने बताया था कि संकीर्ण कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। और स्विस पैटर्न फाइल जो आप देखते हैं वह सभी फाइलों की तुलना में यह फाइल सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी देती है, यानी फिनिशिंग देती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा नट बोल्ट सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। कहने का मतलब यह है कि कौन ऐसा नट या नट है जो बोल्ट के सिरे की चूड़ी को बचाता है। ऑप्शन देख लेते हैं कैप नट, ऑप्शन बी है कैसल नट, ऑप्शन सी स्लॉटेड नट, ऑप्शन डी है नॉर्लेड नट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कैप नट। जो होता है वह कुछ इस आकृति में होता है, यानी नट रहता है और उसमें कॉलर प्रदान होता है, नट में कॉलर प्रदान होता है जिसके द्वारा हम उस बोल्ट की चूड़ियों को नुकसान होने से बचा जा सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो नट है यह सेम हेक्सागोनल नट की तरह ही होता है, और इसमें बस इतना फर्क होता है कि इसमें आगे बढ़कर कुछ इस तरह का शेप लगा रहता है टोपी की तरह का। इससे आप लोग को याद हो जाएगा कैप नट, जो कि बोल्ट के सिरे को चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है, यानी संक्षारण होने से बचाता है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ग्रेड स्लिप गेज यूज्ड फॉर प्रिसीशन टूल रूम, यानी कि प्रिसीशन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। जो स्लिप गेज होता है वह नॉर्मली 4 ग्रेडों में उपलब्ध होता है, जो जिसमें यह पूछ रखा है कि प्रिसीशन टूल रूम में किसका उपयोग किया जाता है। तो ग्रेड 1 का जो स्लिप गेज होता है वह टूल रूम में उपयोग किया जाता है, और वहीं
ग्रेड 2 वाला है यह वर्कशॉप में उपयोग किया जाता है, और ग्रेड 0 है वह इंस्पेक्शन में उपयोग किया जाता है, और ग्रेड 0 वाला है वह किसी भी गेज की परिशुद्धता को चेक करता है। अब बात कर ले बाकी सारे ग्रेड की। जो ग्रेड 2 वाला है उसको हम लोग वर्कशॉप ग्रेड के नाम से जानते हैं। ग्रेड 1 वाला है वो हम लोग टूल रूम का नाम से जाना जाता है, जो कि टूल रूम में उपयोग किया जाता है। और वो ग्रेड 0 वाला है वह इंस्पेक्शन ग्रेड में उपयोग किया जाता है। और ग्रेड 00 वाला है वह सबसे ज़्यादा हाई एक्यूरेसी में होता है, इससे हम लोग इंस्पेक्शन या कैलिब्रेशन ग्रेड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का अंत होगा, और लास्ट में हम लोग एक बोनस क्वेश्चन भी रखे हैं जिसका कमेंट आपको ज़रूर ही करना है, और वीडियो का सजेशन भी देना है कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और वीडियो को लाइक नहीं करते हो लाइक भी कर दो, जिससे यूट्यूब इसको और ज़्यादा प्रमोट कर सके। और क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन है कि विच मेटल इज यूज्ड टू मेक ए स्लिप गेज ब्लॉक, यानी कि स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका टूल स्टील, ऑप्शन सी है लो ग्रेड स्टील, ऑप्शन सी है उच्च ग्रेड स्टील, और ऑप्शन डी है हाई कार्बन स्टील। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाई ग्रेड स्टील, यानी कि उच्च ग्रेड स्टील का उपयोग करके हम लोग स्लिप गेज का ब्लॉक बनाते हैं। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि बोनस क्वेश्चन है, स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका टेम्परिंग, एनिलिंग, हार्डनिंग, और ऑप्शन डी है नॉर्मलाइजिंग। तो इसका सही आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है, और वीडियो का सजेशन भी देना आपका वीडियो कैसा लगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।